नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। 2 दिनों तक श्रद्धालु मंदिर परिसर में करेंगे उत्सव डोली की पूजा अर्चना। उत्तराखंड की पंचायतें फिर से होंगी प्रशासकों के हवाले। प्रतिनिधियों का खत्म हो रहा है कार्यकाल। यूपी में ब्लड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद उत्तराखंड में भी वन कर्मियों को किया गया अलर्ट। ब्लड फ्लू से जुड़े प्रोटोकॉल किए जाएंगे फॉलो। प्रदेश की गैर हिमानी नदियों से जल प्रवाह कर आकलन सिंचाई संसाधन संस्थान के माध्यम से करने की सरकार की योजना। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। आईसीबीटी चौकी प्रभारी को 1 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ किया गिरफ्तार। तापमान बढ़ा तो गर्म हवाएं करने लगी परेशान। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना, गर्मी में मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी सेंधामारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया है। पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट में एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रकीम लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डसानी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रकीब पिछले 5 वर्षों से भटिंडा में सेना में कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इसी दौरान वह पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी से जुड़ गया और आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रकीब के परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न शहरों में सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने लक्सर स्थित घर पर दबिश दी और रकीब के रिश्तेदारों में से पूछताछ की। रकीब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डौसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेयरअबाउट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी है या इसमें जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां ब्लॉक रोड से एनटीएफ यूनिट और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक नशे का सौदागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सौदागर के पास से 19 किलो 502 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच टीम काशीपुर रोड से ब्लॉक रोड पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति सड़क किनारे हाथ में सफेद रंग का कट्टा पकड़े खड़ा दिखाई दिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम वेद प्रकाश उर्फ टिंकू पुत्र स्वर्गवासी बाबूराम निवासी रामपुर यूपी बताया। उसके कब्जे में कट्टों में डोडा बरामद हुआ। डोडा तस्कर से मोबाइल भी मिला। रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सौदागर से पूछने पर कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस उसकी तलाश में है। बरामद डोडे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। एक युवक है, इसका नाम वेद प्रकाश है। ये मिलक रामपुर का रहने वाला है। इसके पास से हमें 19 किलो 500 ग्राम डोडा बरामद हुआ था। इसमें संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस का 8/15 धारा में एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया है और इसको अग्रिम रिमांड हेतु भेजा है। खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली पुलिस ने किशोरी को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मुकदमे में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग किशोरी बेटी की बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने जांच शुरू की थी। अब जांच के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी माशूक अली पुत्र इस्लाम हुसैन निवासी लंबा खेड़ा रुद्रपुर को ब्लॉक रोड से गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया, आरोपी माशूक अली को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई है।
ये 30 तारीख को कोतवाली एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी जिसमें नाबालिग को के साथ में दुष्कर्म का मामला था। इसमें जो अभियुक्त था वो फरार चल रहा था, जिसको हमने कल ब्लॉक रोड रामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इसका नाम है मासूक अली, ये निवासी है लोकल में ही है। इसको हमने पकड़ लिया है हिरासत में लेके। इसमें जो अपराध पंजीकृत किया गया था पॉक्सो का, उसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भाजपा ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। यह यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों, जिला व विधानसभा क्षेत्रों और शहरों और कस्बे में लेकर गांव तक से निकाली गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने भी प्रतिभाग लिया। रैली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त उमड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी की यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया कि बहनों के सिंदूर छीनने का क्या अंजाम होता है। सेना ने पाकिस्तान में अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की सेना को हमारे जवानों ने धूल चटा दी। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ज्यादातर हर परिवार से सेना में जरूर होता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा, हमारे जवानों का पराक्रम और देशभक्ति अतुलनीय है। ये यात्रा उनके सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा भी की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर साल मनाने का आह्वान भी किया। अगले 10 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय गौरव और सैन्य बलिदान की गाथा को जन जन पहुंचाएगी। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की, हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़े उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। और मात्र कोई प्रयास न करने पर स्वस्फूर्त जो रैली हुई, आज सुबह 10,000 से अधिक आदमी शौर्य स्थल पर था। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता, भारत का जनमानस सैनिकों के साथ खड़ा है। 3 दिन लड़ाई और चलती, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला था। इसलिए उनके डीजीपीओ ने, भारत के डीजीपीओ से बात की, हमसे रिक्वेस्ट की और सीज फायर हुआ। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट है, उसका ये परिणाम हुआ। उन्होंने जितने हमले किए, उनके कितने ड्रोन अटैक हुए, उनको मार गिराया गया, उनके फाइटर जेट को मारा गिराया गया। जहां हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए।
100 आतंकवादी मारे गए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए शुभकामनाएं। सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और ये पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई है भारतीय सेना ने, ये बहुत ही अच्छी बात है और पूरे एक्स सर्विसमैन और जवानों का मनोबल बहुत हाई है। इससे हमारे ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने सेना का मनोबल बढ़ाने व उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा तब निकाली जब प्रदेश की सेना दुश्मनों से सीमा पार व सीमा पर लोहा ले रही थी और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की तिरंगा जय हिंद यात्रा निकालकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। अब भाजपा वोट के खातिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस पर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, किंतु कांग्रेस का ये कहना है कि तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आज पैदा हो गया है उसका उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह सेना का पराक्रम है जिसको बीजेपी वोट के खातिर भुनाने का काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। तिरंगा यात्रा निकलना तो हमेशा से गौरव और सम्मान की बात है, वो तो जिसने नहीं भी निकाली उसको भी निकालनी चाहिए। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि वो लोग जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, दुरंगे पार्टी वाले भी आज तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मजबूर होना पड़ रहा तिरंगे का सम्मान करने के लिए। लेकिन खबरदार, मैं चेतावनी देना चाहती हूँ भाजपा को, इस समय जैसे धर्म की आड़ लेकर वोटों की उगाही करी, वैसे इस बार भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि यह अदम्य साहस है हमारी भारतीय सेना का। ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलता है वो पूरा उसका सेहरा, उसका मुकुट जो है भारतीय सेना को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के चौथे 5वें दिन ये बात मोटे मोटे अक्षरों में छपा था समाचार पत्रों में उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यवाही पहलगाम आतंकी हमले का जो पलटवार करना है वो सेना तय करे कि कब, कहां, कैसे, उसका तरीका भी, उसका लक्ष्य भी, उसका समय भी सब सेना को तय करने के लिए कहा गया। तो जब आज सफल हो गया ऑपरेशन सिंदूर और हमने दांत खट्टे कर दिए दुश्मन देश के, तो उसका श्रेय भी जो है वो भारतीय सेना को जाएगा। वो लूटने की आप कतई कोशिश ना करें। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और युद्ध किसी भी मामले का जो है हल नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक तौर पर जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई वो एक राजनीतिक पहल है और वो जनता को गुमराह करने वाली एक पहल है। तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय उन्होंने देश के जो सुरक्षा जो पंक्ति थी उस सुरक्षा पंक्ति में उनके अधिकारों को समायोजित किया होता तो शायद हमको उड़ी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हरकतें न देखने के मिलती। और उसके बावजूद भी हालांकि युद्ध विराम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये युद्ध विराम उस शर्त पर कि जब हम हमारे हाथ में पाकिस्तान के पूरे सबूत थे और हम पाकिस्तान का जो पीओके जो हम जिसको बोलते हैं उसको भारत ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाता, अगर उस पर जो है उन्होंने सही ढंग से आक्रमण करने की हमें छूट दी, सैनिकों को छूट दी गई होती। तो कुल मिलाकर के तिरंगा यात्रा के हम पक्ष में नहीं है और ये एक राजनीतिक है और ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में राजनीति में तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा देश सेना के वीर पराक्रम को सलाम कर रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जाकर सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आए हैं। साथ ही भाजपा ने भी पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर सेना का सालम किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में उठ रहे सवाल उसको उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत ने नैनीताल के मां नयना देवी में पूजा अर्चना कर मां नयना देवी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड में सभी कार्यालयों में 30 वर्षों से पुराने अभिलेखों की जांच कर उन्हें संरक्षित करने और डिजिटल करने की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य इतिहास से जुड़े अभिलेखों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 70 चिन्हित स्मारकों में से कुछ का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि वह प्रमुख पर्यटन स्थल बन सके। संस्कृति विभाग के यहाँ पे 2 कार्यालय हैं। एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय है जो पुरावशेष जो बहुमूल्य कलाकृतियाँ हैं उनको पंजीकृत करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट लोगों के पास हो। दूसरा यहाँ पे क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालय है जो कुमाऊं मंडल के जितने भी हमारे गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनके जो पुराने अभिलेख हैं 30 साल से अधिक पुराने और जिनको लंबे समय तक संरक्षित रखने की आवश्यकता है उनको संरक्षित करते हैं। तो उन्हीं दोनों ऑफिस का निरीक्षण किया है और अभी तक हम मैनुअल आर्काइव कर रहे हैं, अब डिजिटल आर्काइव का जमाना है। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां मानसून से पहले रसिया नाले में आउटफॉल निर्माण कार्य की प्रगति का सांसद अजय सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणदायी एजेंसी को निर्देश दिए कि बरसात से पहले काम कर हाल में पूरा किया जाए। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा हल्द्वानी के लिए घोषित 2000 करोड़ की परियोजना के तहत यह कार्य वर्षा जल प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेमपुर लोकश ज्ञानी के पास जारी इस कार्य का लगभग 80% हिस्सा पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि रसिया नाले में हर साल बरसात के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या रहती है, जिससे छडेल और करेल क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आउटलेट निर्माण से बाढ़ का पानी जंगल की ओर मोड़ा जा सकेगा, जिससे बस्तियों को राहत मिलेगी। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही थी। लोग जब नाला आता था मकान छोड़ जाते थे। कई लोगों ने तो जान बचाई अपने पेड़ों में चढ़ के। मुझे सारी घटनाओं का ज्ञान है, लोगों ने बताया था। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा करी थी, उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बन रहा है। अब जहां हम खड़े हैं ये 10 बाई 12 है की ऊंचाई और चौड़ाई पर बना हुआ है और इसमें 800 क्यूसेक 850 उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, जहां पर 4 धाम यात्रा सहित प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले सोने की खान कहे जाने वाला खनन है, जिसको लेकर राज्य बनने के बीते सालों से खनन माफियाओं ने बड़ा चूना लगाया है। लेकिन समय बीतता गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन को लेकर एक पारदर्शिता नजर आई है। यही वजह है कि 2024 और 2025 में खनन विभाग ने 147 करोड़ रुपए के अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया, जो इस वर्ष के लिए निर्धारित 865 करोड़ रुपए के लक्ष्य में काफी अधिक माना गया है, जिसको लेकर धामी सरकार ने प्रतिष्ठा, नीतिगत सरलीकरण और अवैध खनन पर प्रभावी रोक की निर्णायक भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 2024 और 2025 के करीब 1047 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया गया। इसके अलावा एनफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय निगरानी इकाइयों के जरिए पिछले 5 वर्षों में अवैध खनन में से 75.22 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई, जबकि 149 उपखनिज पट्टों को ई निविदा और ई नीलामी के जरिए आवंटित कर खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सामने आई है। साथ ही रीडर, नाइट विजन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से खनन माफियाओं पर पूरी नजर रखी जा रही है। खनन विभाग राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने अवैध खनन पर जवाब देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। आपको बता दें, बीते सालों में खनन से संबंधित राजस्व में वर्ष 2020 से 21 में
397 करोड़ रुपए। वर्ष 2021 से 22 में 570 करोड़ रुपए। वर्ष 2022 से 23 में 472.25 करोड़ रुपए। वर्ष 2023 से 24 में 645.42 करोड़ रुपए। वर्ष 2024 से 25 में 1047 करोड़ रुपए मिला है। बता दें, राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहीं राज्य में धामी सरकार के आने के बाद बढ़ते खनन से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। भाजपा का मानना है, प्रदेश में राजस्व को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में जल्द और भी बड़े कदम उठाने वाली है, जिससे धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ सके। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष की भांति अभी इस वर्ष भी ज्यादा जो हमारा राजस्व बढ़ा है, आने वाले समय में खनन को लेकर के किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से अपना राजस्व बढ़ा सके, वो क्योंकि जितना भी राजस्व होता है सब वो प्रदेश के विकास के लिए काम करता है। और खनन न्यास से बहुत सारे काम भी जो है जिलों के अंदर होते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं और बेहतर ढंग से हम राजस्व को और बढ़ा सकें, खनन हो चाहे अन्य चीजें हो, उस पर सरकार फोकस होकर काम कर रही है। आने वाले समय में हम इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश के राजस्व की बढ़ोतरी के लिए काम करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, जो कि दिख भी रही है। और योजनाएं हमने बनाई हैं, उन योजनाओं को सफल। वहीं प्रदेश के सभी विपक्षी पार्टियां खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर बढ़ती महंगाई का हवाला दे रही है। विपक्ष का मानना है, आज के समय में आम आदमी का अपना मकान बनाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसका मतलब सिर्फ बढ़ती महंगाई है। अगर सरकार का बढ़ती महंगाई से रिकॉर्ड राजस्व आ रहा है तो बधाई। यूकेडी ने भी खनन को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इकोनॉमिक्स का जरा सा भी ज्ञान रखते हैं, उनको ये भान होगा कि जब सामग्री के रेट, मार्केट रेट में उछाल आएगा तो नेचुरली राजस्व में भी उछाल आएगा। तो आप अगर देखिए कि एक मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया है। ईंट के रेट देखिए, रेत के देखिए, सरिया के देखिए, तो जितना सामान खनन से निकलता है उसके दामों में अचानक 4 गुना वृद्धि हो गई, तो नेचुरली आपका राजस्व में भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं जो अवैध खनन की बात है, जो धड़ल्ले से हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो आपके लोग आपके शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, या फिर विकास नगर से आपके भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, एक नहीं कई मर्तबा कह चुके हैं कि प्रदेश में धड़ल्ले से शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। बड़े दुखद है कि धामी सरकार इस प्रकार की बात अगर करती है तो खनन तो कई टाइम से जो है धामी खुद कर रहे आ रहे हैं,
तो इसका मतलब इससे पहले पूर्व में जो धामी द्वारा स्वयं जो वो खनन के मालिक थे उनके द्वारा जो खनन किया गया उसका उन्होंने जो राजस्व था उसका चोरी किया है। और अभी अगर वो ये कहते हैं कि हमने खनन से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, जब वो स्वयं खनन मंत्री हैं तो उसके आंकड़े क्या हैं, और उनमें तो हमारा तो ये मानना है कि खुद उनके मंत्री जो मुन्ना सिंह चौहान ने खनन पर भी आपत्ति जताई है, उनके जो पूर्व जो उनके पार्टी में रहे हैं और पूर्व हमारे उत्तराखंड के मुखिया रहे हैं, सीएम रहे हैं और वर्तमान में जो है वो सांसद हैं, और उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक राजस्व का बढ़ोतरी बताकर जनता को गुमराह करने वाली बात है। अब भले ही विपक्षी पार्टियां खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हो, असलियत तो यही है कि उत्तर प्रदेश में से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन अभी तक खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्रदेश को प्राप्त नहीं हो सका। हाँ, सरकार भाजपा की भी रही, लेकिन खनन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन में एक पारदर्शिता नजर आई। यही वजह है कि 2024 और 25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया। अब विपक्ष आरोप लगाता रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के सत्ता में आने के बाद प्रदेश विकास की कुछ सीढ़ी तो चढ़ा है। राजेश वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप